ओके, गुड इवनिंग। तो एक मिनट, गुड इवनिंग सर। तो अभी अगले 2-3 दिन डाउट क्लास ही करेंगे, है ना? तो हम लोग अभी एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो घर से मैं डाउट क्लास ही लूँगा। अभी चलो, तो हम लोग ये कर रहे थे ना, तो इसका थ्योरी ऑलमोस्ट है ना, एक टॉपिक डिस्कस कर ही दिया हमने। तो ये 2 फॉर्मूला रहता है जस्ट, है ना? कि व्हाट इज़ द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज़, है ना? केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये है ना, केंडाल्स टाउ भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला बस यही 2 फॉर्मूला रहता है, और इस पे 1-2 क्वेश्चन भी गेट में आए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं जस्ट। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, बताओ याद है फॉर्मूला आप लोगों को? सर किसका, रैंक को रिलेशन का? हाँ, स्पीयर में 2 फॉर्मूला है ना इसका तो। यस सर, एक टाई वाला होता है, एक विदाउट टाई वाला। हाँ। सो विदाउट टाई वाला तो 1 - सिग्मा डी अपॉन एन, एन स्क्वायर -1। डी या डी स्क्वायर, यस डी सर। स्क्वायर। है ना? यस सर, डी स्क्वायर, 6d स्क्वायर। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें ये तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें मेनली हमारे पास x1 x2, मान लो x1 x2 एंड सो ऑन xn, आपको एक सैंपल दे रखा होता है, या कुछ डेटा पॉइंट दे रखे हैं, डेटा पॉइंट, और दूसरा सैंपल है y1 y2 yn दे रखा है आपको। अब आपको क्या करना होता है, तो हमें यहाँ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो यहाँ ऐसा होगा कि लाइक आप पहले इसका रैंक फाइंड करोगे, है ना? जैसे ये मान लो x डेटा है, ये y डेटा है, सो x1 से लेके xn तक, y1 से लेके yn तक, है ना? फिर आप रैंक ऑफ x डेटा फाइंड करोगे, रैंक ऑफ y सेपरेटली, है ना? जैसे पहले हम उसमें जो हम करते थे एक साथ फाइंड करते थे, मैन वेटनी टेस्ट में जो किया था हमने, तो वहाँ पे क्या है कि पूरे कलेक्टिव एक साथ हमने वो फाइंड किया था। फिर अलग अलग रैंक सम करके फिर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू निकाली थी ना, यू की, जो मिनिमम ऑफ यू एक्स यू वाई था। तो यहाँ पे अलग अलग निकालना है, इसका रैंकिंग अलग करना है, इसका रैंकिंग अलग करना है ना। और उसके बाद तो मेन है कि ये जो रैंकिंग करेंगे, तो इसमें अगर कोई 2 डेटा पॉइंट सेम हुआ, या इसमें कोई 2 डेटा पॉइंट सेम हुआ, तो उसकी रैंक इक्वल हो जाएगी, है ना? तो हमें क्या करना है, इसका रैंक इक्वल हो जाएगा। तो उस 2 अलग अलग फॉर्मूला है ना, तो इसमें 2 केस है कि लाइक अब आपको इन्हीं के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ये जो रैंक्स हैं इसके बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। सो तो क्या करते हैं हम लोग, सो मेनली यहाँ पे एक डी आई आता है, या डी बोल दो। सो डी आएगा डिफरेंस इसका, लाइक आर एक्स माइनस आर वाई, है ना? ये फाइंड करते हो, फिर बाद में इसका स्क्वायर कर लो, डी स्क्वायर, और यहाँ फिर इसका समेसन ले लो, तो ये आपका समेसन डी स्क्वायर यहाँ से आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि, तो पहला केस ये है, फर्स्ट केस, कि इफ़ ऑल एक्स आई आर डिफरेंट एंड ऑल वाई आई, है ना, आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हैं। सो ऑल एक्स आई एंड वाई आर डिफरेंट, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है ना, क्योंकि सेम होगा तो रैंक इक्वल होगा, अदरवाइज रैंक डिफरेंट ही रहेगा ना। तो मतलब यही हो गया, दैट इज नो टू एक्स आई
आर इक्वल एंड नो टू वाई आई आर इक्वल। तो इसमें रैंक टाई होने का इसमें कोई है ना वो नहीं केस नहीं होगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है, तो क्या नोटेशन कुछ भी लिख लो है ना, आर एस पी लिख लो। तो है ना, एस पी मतलब वही स्पीयरमैन, ये स्पीयरमैन जो भी लिखते हो आप, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वन माइनस, ये ना, वन माइनस क्या बता रहे थे, सिक्स समेसन डी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, n into तो n n square n minus square 1. नहीं नहीं फिर से, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। समेसन डी स्क्वायर अपॉन क्या, n square n into n minus 1. हाँ, एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये है इस केस में। फिर दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास कि इफ़ है ना, सम ऑफ एक्स आई और है ना सम ऑफ वाई आई, फिर वो उल्टा हो गया, n स्क्वायर अंदर होता है, n बाहर होता है। पक्का हाँ जी चेक कर सर। लो एक बार। अच्छा उल्टा हो गया, अच्छा पहले मैंने सही बताया था, मतलब जो लिखा था ना, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन होता है ना। हाँ जी हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, याद रखना पड़ेगा तुम्हें भी। तो सिक्स टाइम्स समेसन डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, पर चेक कर लेना बुक से या जैसे भी आपको याद है। तो वन माइनस सिक्स समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, ओके। अब दूसरा क्या है, कुछ एक्स आई वाई आर इक्वल है ना, ऐसा हो जाए, मतलब रैंक इनका क्या होगा, टाई करेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, देन इसका फॉर्मूला होगा वन माइनस सिक्स टाइम, डिनोमीटर तो सेम ही रहता है ना, क्या ये एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये तो ठीक है। क्या चेंज आता है, क्या चेंज आएगा इसमें, सर इसमें सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड हो जाता है, जो टाई वाली टर्म होती है उसको m या किसी चीज से डिनोट करके, m m स्क्वायर माइनस वन हाँ बाई एम 12। मल्टीप्लिसिटी कोई दिक्कत नहीं, हाँ एम एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। है ना, ये ऐड कर देंगे आप। तो हो गया एन एन स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर में है, ये एम जो भी मल्टीप्लिसिटी जितनी भी होगी, जैसे आप उससे रिलेटेड हम लोग करते हैं ना कि लगे टोटल एन ऑब्जेक्ट है, एन फैक्टोरियल, और जितने रिपीटेशन है उतने से आर वन है ना, इस तरह करते, वही यहाँ पे भी है एक्चुअली, कि जो जो रिपीटेशन है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो वहाँ पे क्या है, जो भी रिपीटेशन मिलेगा वो कहीं भी, तो वो यहाँ एम की जगह रख के ऐड करते जाओ। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, मेन इसका समझ आएगा जब कोई क्वेश्चन करोगे आप। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन हम पी वाई क्यू वाला ही उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन ना गेट में आया है इस पर, तो वो चेक करते हैं, फिर हम आते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन पे। देखो, तो अभी जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, गेट का पेपर ओपन करना पड़ेगा नहीं, कोई मिला, ये है ना। देखो एक क्वेश्चन है गेट 2022 का है, और भी होगा देखना पड़ेगा। क्या करना चाह रहा है कि while calculating the Spearman's rank correlation coefficient based on the n observation xi yi जहाँ इस वन है, from a paired data, it is found that all xi are distinct for I more than equal to 2 and xi is equal to, sorry, x1 is equal to x2। और ये बता रखा आपको कि समेशन डी आई स्क्वायर जो है, सो डी आपको पता है ना, डिफरेंस ऑफ रैंक्स, सो डी आई जो है डिफरेंस ऑफ रैंक्स है।
और वो आपको दे रखा है ये है। तो ज़रा सिर्फ x1 x2 इक्वल है, बाकी सब डिफरेंट है। डी आई रेफरेंस ऑफ रैंक, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्यू माइनस एन। तो ये एन क्यू माइनस एन आपको दिख रहा होगा क्या है, ये डिनोमिनेटर जो था वही है ना, इसको ओपन कर देंगे तो एन क्यू माइनस एन हो जाएगा। हाँ, तो ये एन क्यू माइनस एन, ये एन क्यू माइनस एन। पहली बात ये बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? फिर सेकंड वाला यूज सेकेंड होगा। होगा। हाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x1 x2 इक्वल है। सो 2 डेटा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 56 गेट 2022, क्वेश्चन 56। तो इसमें हमें इन्होंने एक बस m मिला है ना, mi भी यहाँ लिख सकते थे हम लोग, लेकिन मल्टीपल एक ही है और उसकी वैल्यू 2 है, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे दो डेटा इक्वल रहेंगे, बाकी सब डिफरेंट है। ओके अच्छा, यहाँ पूछूँ अगर आप इससे पहले अगर मैं पूछूँ व्हाट इज रेंज ऑफ दिस, ये जो है आर एस पी लिखा, -1 to +1। हाँ, तो ये -1 to 1 होगा, है ना, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम जो रैंडम वेरिएबल का पढ़ते हैं वैसे ही उसका रेंज भी ये होता है, तो -1 to 1 रहेगा। तो बाकी वही पता है मीनिंग आपको क्या मतलब है, जब 1 होगा तो मतलब स्ट्रांगली रिलेटेड है इस तरह से, और 0 पे रिलेटेड नहीं है। -1 है तो नेगेटिवली रिलेटेड, मतलब एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज, इस तरह की होगा। सो m2 है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे, समेशन डी आई स्क्वायर दे ही रखा है, तो अगर मैं आर एस पी निकालूँ जो डेटा गिवन है अभी तक, तो 6 समेशन डी आई स्क्वायर उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 19.5। सो 19.5 प्लस, अब एक ही टाई है बस, तो वो यूज़ करो, m को 2 रख दो, 2 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 12 अपॉन ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपके पास ये वाला पॉइंट आया। अब क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि एन क्यू माइनस एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या करें आगे, अब कैसे डिसाइड करोगे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्यू माइनस एन? सर इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच है, तो ये वाली क्वांटिटी राइट, -1 से 1 के बीच हो जाएगी। हाँ, तो वहाँ से एक आपको इजीली रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है, तो पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे आप तो 1 माइनस 6 टाइम, और इसको देख 19.5, ये 20 हो गया, अपॉन एन क्यूब माइनस एन मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से आप 1 को पहले हटा दो, तो -6 इंटू 20 कितने 12, 120 अपॉन एन क्यू माइनस एन, तो ये आपके अभी आ जाएंगे, 1 को हटा दिया मैंने, इधर 0 इधर -2, फिर माइनस हटाओगे तो 120 अपॉन एन क्यू माइनस एन, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई होने पर। रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो 1/2, अब ये इक्वलिटी हट जाएगी, या इन्फिनिटी हो जाएगी, चेक कर लो, बस इनइक्वलिटी का चल रहा है वो, ठीक। अब आपको एन क्यूब माइनस एन की रेंज आ गई, 120 मल्टीप्लाई 60 से इन्फिनिटी। तो आपसे पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बताइए खुद ही। फिर 60 हो जाएगी। 60 हो जाएगी ना, तो ईजी है। तो सीधा आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्यूब माइनस, ये मिनिमम 60 रहेगी, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी को डाउट है तो पूछिए, आप देख लीजिए, ठीक है, इजी है, मतलब जस्ट फॉर्मूला आपको पता हो कौन सा लगाना है, फिर रेंज आपको पता है तो उसको बस अप्लाई करना है। मिनिमम वैल्यू 60 आ गई, तो इसका आंसर 60 है, आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर क्या टेस्ट होगा ही। अच्छा 55 था, नहीं 56 है ना, तो इसका इंटीजर वैल्यू है तो पूरा एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा, तो 60 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब कोई और क्वेश्चन है नहीं शायद, है क्या, देख लो एक बारी इस पे, शायद पहले होगा सर जिस, गेट में नहीं आया और अच्छा गेट में और नहीं है रैंक। ना, नो सर। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली आपका, एक दो क्वेश्चन इस पर ट्राई कर सकते हैं हम लोग समझने के लिए, तो एक दो क्वेश्चन लिखिए। तो
जस्ट अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो आप इसमें जस्ट कैलकुलेट करना आपको। तो ये डेटा पॉइंट एक लिख देता हूँ ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, सपोज इनिशियली यू हैव एक्स वाई दे रखा है, तो आपके पास है 36, 39, 23, 31, 33, 51, 45। ठीक है, इसको हटा दो। तो ये आपके पास है। अब दूसरा है, मान लो 80, 72, 101, 90, 98, 70 और 50। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है स्पीयरमैन जो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। तो निकालो क्या करना होता है इससे, फिर रैंक डिसाइड करने हैं, फिर डिफरेंस ऑफ रैंक्स लेना है, फिर डी स्क्वायर निकालने हैं, और फिर उसको समेशन करके डिवाइड कर देना अगर सारे डिफरेंट है तो, नहीं तो मल्टीप्लिसिटी के साथ। देख लो यहाँ पे कि ऑल एक्स आईज तो डिफरेंट ही दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ जितने एक्स आईज हैं सब डिफरेंट है, ऑल वाई आई भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, ये भी ले देता हूँ आर एक्स, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, फिर आर वाई इसी में कंटिन्यू कर लो। तो वर्टिकल कॉलम को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर एक्स में क्या है, जैसे अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, देख लो एक बार, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये है 23, चेक कर लो। तो ये हो गया 1, फिर 31 से पहले ये 2, 3, ठीक है जी, देखना 4, 5, 6, 7, चेक कर लेना तुम लोग। और यहाँ पे ये मैंने एक्साइज का रैंक लिख दिया जो डेटा पॉइंट है। अब वाई आई का देख लो ऐसे ही, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चेक कर लेना। ठीक है, अब डी आई का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स। Yes, sir. तो लीजिए डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ से आ गया 0, किसी में इसको बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में स्क्वायर ही करना है। तो 5 माइनस 3 2, माइनस 6, माइनस 3, 3 माइनस 3, 5, देन 5, ये हो गया। तो डी आई स्क्वायर कर लीजिए आप, सो डी आई स्क्वायर कर लेंगे आप, तो 0, 4, कितना 36, 9, 9, 25, 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समेसन, तो यहाँ से समेसन डी स्क्वायर या डी आई स्क्वायर, इन सबको ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। तो 50 इधर हो गए, क्या 108 आएगा, चेक कर लीजिए आप। Yes, sir. यस ठीक सर। है, ओके। तो ये समेसन डी आई स्क्वायर आ गया 108। अब मुझे बस फॉर्मूला लगाना है, तो जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है स्पीयरमैन का, वो फॉर्मूला जो है उसमें लगाना है बस 1 माइनस 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो पुट कर लो अब। एन यहाँ कितने डेटा पॉइंट 7 थे, तो एन की वैल्यू 7 है, बाकी सब पता है मुझे, पुट करना है, पुट कर लीजिए। तो 6 इंटू 108, और कॉमन जैसे लेते पहले एन ना, तो 7 इंटू 49 माइनस 1, 48, कैंसिल होगा, देख लो। तो 8 टाइम ये कैंसिल हो गया, जैसे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या है कैलकुलेटर से।
-0.928. अच्छा, तो ये आ गया, ठीक है। 928. अच्छा 928 है। 928, ओके। सो 928, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर है, सिंपली निकाल लेंगे। तो मेनली मेरा क्वेश्चन जो आएगा वो कैलकुलेट करने पे आएगा। टेस्टिंग में भी कुछ इस पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे वही एच नॉट हो जाता है कि लाइक कि जो रैंक है एक्सपेरिमेंट रैंक के या तो मोर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा, है ना। तो वैसा ही है। तो इसका क्रिटिकल रीज़न जो आता है आपने तो वही अच्छा, यहाँ पे क्या करना है आपको। सो हाउ टू टेस्ट, कैसे करते हो टेस्टिंग इसमें आप। हमें किसको टेस्ट करना होता है इसमें, आरपी, फिर उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या निकालोगे। एक मिनट। हेलो, हाँ शिवेंद्र भाई बताओ। घर जाएंगे सीतामढ़ी। हाँ बस से ही जाते हैं। तुम कहाँ घर पे आ गए हो क्या आप लोग। तो कहाँ रिसीव करने आओगे, मोकामा। हाँ हाँ, हम कल पहुँच जाएंगे, मतलब 2-3 घंटा, पटना 4 घंटा लगता है। अरे लेट हो जाएगा फिर भी, चलो मिलेंगे अगली कभी। हाँ हाँ, वही मिल लेंगे। ठीक है ना। नहीं नहीं ठीक है, अरे मॉर्निंग में क्या है। अरे अभी मैं खाना लेके जाऊंगा ये, अभी तो यहाँ कैंपस। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई तुम लोग बताओ। हाँ तो यहाँ टेस्टिंग में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हालांकि गेट रूट में कोई क्वेश्चन आया नहीं है टेस्टिंग उस्टिंग का, लेकिन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा और क्रिटिकल रीजन क्या होगा ये बताओ। सर इसमें वही टी स्टैटिस्टिक यूज कर लेंगे ना, जो मतलब सिंपल जब कोरिलेशन की टेस्टिंग करते हैं तो फिशर ने जो सी थी वो हाँ उसको आर, कर सकते हैं मतलब लेकिन। आर इन वो होता है ना, एन आर इंटू अंडर रूट में n-2/1 - r², हम्म ई n-2 को फॉलो करती है जो, वही वाली। फिर टी स्टैटिस्टिक मतलब वही जो पी वैल्यू निकालते हैं वहां से क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। हाँ तो डायरेक्टली निकाल सकता, हालांकि सर टेस्टिंग उसमें गेट रूट में क्वेश्चन आया नहीं, तो इसको हम नहीं करते, हम सिर्फ वो देखते हैं मेनली, है ना। कर सकते हैं टेस्टिंग बट सिंपली हाउ टू कैलकुलेट दिस ये देख लो, वरना टाइम भी नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंड हमें क्या पढ़ना है इसमें, मतलब बस मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि टॉपिक क्या है, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे जैसा मिलेगा तो उसके हिसाब से। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो स्पीयरमैन ये जो है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट किया है केंडाल्स वाला फॉर्मूला क्या होता है। सो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ केंडाल जो भी है, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अच्छा दूसरे वाले का वो रह गया, एप्लीकेशन रह गया, नहीं वो भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर दूसरे वाले का हम एक क्वेश्चन करें इस फॉर्मूले का, अभी हमने जस्ट जो क्वेश्चन किए हैं वो इसका था, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं था। रिपीटेशन होगा तो क्या करेंगे, तो जितने रिपीटेशंस हैं उतने टाइम तुमको ये सॉल्व करना है ना। समेशन ओवर एम है ये, समेशन ओवर डी है यहाँ पे। तो जो भी तुम्हें रिपीटेशंस मिलेंगे उस पर ऐड करना होगा, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन उसका भी करके देख सकते हैं हम लोग। चलिए इसका पहले फॉर्मूला बताओ फिर करते हैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला क्या है, है ना। अलग तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग क्या जानते हो। 2-3 तरीका है लिखने का, इसका फॉर्मूला लिखने का। और वो होता है ना कंकोर्डेंस डिस्कॉर्डेंस, हाँ सी उससे डी। लिखते हैं। बाकी सर एग्जैक्ट तो नहीं याद मेरे को भी। हाँ तो उसके टर्म तुम जो कह रहे हो तो उसके इसका टाउ सर नोटेशन है। वो सिग्नम सिग्नम फंक्शन यूज करते हैं सी ना इसमें। माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये यस सर यही ये वाला। फॉर्मूला भी है।
दूसरा इसी को कुछ लोग ऐसा लिखते हैं 2s अपॉन n इंटू एन माइनस वन, या कुछ लोग लिखेंगे 2nc माइनस एन डी अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, है सेम चीज़ ही। तो ये अलग तरीका लिखने का है। तो हाँ, इसमें करते क्या है क्वेश्चन, ये मेन में मैं अगर इसको मैं इसको फॉर्मूला को यूज़ करूँगा या ये यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भी बात बराबर ही है। सो तुम्हें जानना है कि हाउ टू कैलकुलेट, अगर एग्जाम में पूछता है हाउ टू कैलकुलेट तो क्या आएगा। एक्चुअली सी प्लस डी जो आएगी ना, वो ये 2 को नीचे ले आओगे तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ही आएगी। तो ये सी माइनस डी ही है एक्चुअली, यहाँ तुम्हें अलग से नया चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये छोड़ सकते हो। या कुछ जगह मैंने यही देखा है कि कुछ लोग ऐसा लिखते हैं सी माइनस डी अपॉन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ऐसा कुछ कैलकुलेट करते हैं। कोई भी तुम्हें एक याद है उससे हो जाएगा, इसको अभी तत्काल इससे करो। अब ये एस क्या है, व्हाट इज़ एस, व्हाट इज़ एन। एन तो वही तुम्हारे पास है कि लाइक तुम्हारे पास फिर से कुछ डेटा पॉइंट दे रखा होगा ना, जैसे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जैसे x1 x2 एंड xn, और y1 y2 yn, ऐसा दे रखा तुम्हारे पास। अब तुम्हें फाइंड करना है दिस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो ऑफ केंडाल तो इन्होंने दिया होगा, तो इसका एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें करते क्या है क्वेश्चन, ये हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो पहले मुझे इंट्रोड्यूस करना है। एन तो तुम्हें समझ आ गया, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा इन एन सैंपल एंड एक्स सैंपल एंड वाई सैंपल दोनों में। ये एस क्या है, एस को अगर मैं लिखूँ, जो एस मैं लिख रहा हूँ, तो एस का मतलब, एस को कैसे डिफाइन करोगे, स्कोर्स ऑफ एग्रीमेंट माइनस स्कोर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, है ना, इस तरह मतलब लिखता है कई जगह। सो माइनस स्कोर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, ये इसका देखो मेनली क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट। ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा थ्योरेटिकली हाउ टू कैलकुलेट। अगर क्वेश्चन लिखूँ मैं, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है एंड तुम्हें कैलकुलेट करना है, ओके यहाँ से लिख देता हूँ, एक्स तुम्हारे पास है, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। एग्जाम्पल है हमारे पास कि द डेटा पॉइंट इज एक्स वाई, चलो छोटा सा कोई डेटा ले लेते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास 6 8 5 2, ये क्वेश्चन है, और वाई की वैल्यूज़ हैं 8 4 9 6। तो मेरे लिए फाइंड कैसे करना है ना, ये समझना। तो क्या करते हो पहले, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमें सबसे पहले निकालने, एन तो पता है मुझे पहले से, एन का टेंशन नहीं है ना। तो एन यहाँ जैसे 4 हो गया, ठीक। अब आप रैंकिंग करोगे। सो होता क्या है, पहले जब हम रैंक, इसमें ज़रूरत पड़ती है एक्स को असेंडिंग में लिखने की या डिसेंडिंग में, कोई एक, तो असेंडिंग में लिख देता हूँ मैं एक्स को। सो 2 क्या हो जाएगा, 5 6 8, इस तरीके से। और इसके अकॉर्डिंग ही पेयर लिखना ना एक्स वाई। तो 2 के साथ क्या 6 था, तो 6, 5 के साथ 9, 6 के साथ 8 और 8 के साथ 4। तो उसी पेयर, बस एक्स को असेंडिंग में लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स को असेंडिंग में लिखने की ज़रूरत है। अब क्या करते हैं, सो आर ऑफ एक्स, तो रैंक ऑफ एक्स हो गया 1 2 3 4, एंड करस्पॉन्डिंग रैंक ऑफ वाई लिख लो। तो है ना, यहाँ तुम ध्यान रखना, यहाँ मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यहाँ 6 8 5 2 था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा एक्स को, ताकि एक्स का जो रैंक है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे। रैंक ऑफ वाई, तो वाई का रैंक देख लो, अब वाई में अलग से रैंकिंग होगी। तो वाई में जब अलग से रैंकिंग करोगे तो वाई में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद 6 2 3 नहीं 3 4, ये है ना वाई की रैंकिंग, ये हो गई। अब क्या करते हो तो, अब यहाँ पे क्या होता है, यही सी और डी आता है जो तुम कह रहे थे, या दूसरा तरीका भी है लिखने का, एक सीधी तरीके से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है सी में, कि जैसे ये 2 है तो आपको देखना है इसके आगे वाली वैल्यू, इसको तो नहीं लिखना, इसको कुछ नहीं करना, आगे वाली वैल्यू जो है, अच्छा छोड़ो अब ये देखो पहले, 2 के आगे कितनी वैल्यू है जो 2 से लार्जर है, 2 के बाद 2. कितनी है, 2 है, और कितनी वैल्यू जो स्मॉलर है,
1. तो ये 1 हो गया। अब 4 के लिए देखिए, आप 4 के आगे, पीछे नहीं जाना, आपको आगे ही जाना। तो 4 के आगे आप ये देखो कि कितनी वैल्यू जो 4 से लार्जर है। चेक कीजिए। 0. 0। और कितनी वैल्यू है जो 4 से स्मॉलर है? 2. 2 आ गया। और यहाँ पे फिर ऐसे सेम 3 के लिए करना है। 3 के आगे ही देखना, पीछे नहीं। हाँ, ये रूल है मतलब। सो यहाँ पे 3 से लार्जर 0 है, 3 से स्मॉलर 1 है, ठीक है ना जी। और 1 के आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ लिखना ही नहीं कुछ आपको। 1 के आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 के आगे तो कोई है ही नहीं वैल्यू। अब क्या करो, इसको सम कर लो। सी की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू, तो सी जो टोटल होता है एक्चुअली, यहाँ पे सी आई ऐसा हो तो डी आई लिख सकते हो। तो यहाँ सी जो आया टोटल वैल्यू 2 आ गई, और डी की जो टोटल वैल्यू यहाँ से ऐड कर लो, कितनी आएगी? 2 2 4, 4 आ गई। अब देखो यहाँ से, तो आपका जो फॉर्मूला एक था कि टाउ बराबर सी माइनस टी अपॉन सी प्लस टी, देखो कितना आया। सी माइनस डी कितना? 2 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? -2 अपॉन 6, मतलब -1/3। एक ये है। तो मैंने भी सी डी वाले तरीके से किया। तो सी क्या है? ये सम है। देखो सी निकला कैसे, आपको ये देखना है कि जो पॉइंट यहाँ पर रैंक वाई के हिसाब से काम हुआ है, एक्स का रैंक को जस्ट हमने ऑर्डर कर दिया, एक्स के रैंक को जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो उसके लिए मैंने एक्स डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और उसके अकॉर्डिंग वाई का रैंक। अब वाई का जो रैंक है, बस यहाँ देखना है कि वाई इससे ज़्यादा, कितनी वैल्यू इससे ज़्यादा है और कितनी वैल्यू इससे कम है, तो वो डी है और सी है। सर वाई किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं क्या? नहीं, वाई किसी ऑर्डर में नहीं रख सकते। वाई जो एक्स के, ये पेयर है ना, ये तो 2 6 एक पेयर है, 5 9 एक पेयर है, 8 4 एक पेयर है, 6 8 एक पेयर है। तो हमने एक्स को ऑर्डर किया तो वाई उसके हिसाब से अच्छा अरेंज हो गया। तो 2 के साथ हमेशा 6 रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। 5 के साथ हमेशा 9 रहेगा, 6 के साथ 8 रहेगा, 8 के साथ 4 रहेगा। इसको आप चेंज नहीं करिए, ये पेयर है, ऑर्डर पेयर है एक्चुअली। ये 6 8 8 4 5 9 और 2 6 था। तो हमने एक्स वाले को ऑर्डर किया, तो 2 पहले लिखा, तो 2 6 पहले आ गया, मतलब ये समझिए। एक्स आई को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, है ना। दूसरा तरीका है, कुछ बुक में लोग ऐसे करते हैं। तुम एक चीज़ यहाँ नोट कर सकते हो, जो सी प्लस डी है वो एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होगा, जो इनिशियली मैं लिख रहा था, है ना। कुछ लोग इसको वैसे लिखते हैं ना, बात बराबर कहाँ करते हैं, कि इसी को लोग लिखते हैं ना 2 टाइम सी माइनस डी या एन सी माइनस एन डी अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, ये वही बात है। तो ये एस कुछ नहीं, सी माइनस डी है एक्चुअली, और सी प्लस डी जो होगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, और सी माइनस डी एस के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है, तो समझ लो यही ठीक है, और क्या दूसरा तरीका करने का क्या ही फ़ायदा है। यही इसी तरीके से याद रखो। ठीक है जी, देख लो एक बारी, कहीं डाउट है तो बताओ। फिर इसमें वाई की रैंक कैसे लिखी है आपने? वाई की रैंक जैसे वाई जिस ऑर्डर में, अपने हिसाब से, मतलब वाई में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए उसके रैंक 1 4। लिया तो उसकी वैल्यू 1, रैंक 1 लिया होगा, है ना। ओके ओके, हाँ, ठीक है, हो गया। मतलब यहाँ पे रैंकिंग कैसे होता है, अपने एक्स में अलग से रैंकिंग होगा, वाई में अलग से रैंकिंग होगा। तो एक साइज, तो वाई जो स्मॉलेस्ट है उसकी रैंक 1। एक क्वेश्चन आप करके देखिए, मैं एक डाटा लिखता हूँ, आप दोनों फाइंड कीजिए उसके लिए। तो उसके लिए आप फाइंड कीजिए दोनों कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए आप, लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, तो अभी इसको स्टॉप करेंगे फिर यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 अभी। तो आपके लिए डेटा पॉइंट है ये एक्स वाई 4893, और दूसरा है 3 4 7 8 9। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द केंडाल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन। इसका टाउ से नोटेशन, इसका टाउ है, ठीक है ना।
तो ये दोनों जरा फाइंड कीजिए, इसके लिए आप लोग ट्राई कीजिए, समझ आया। फॉर्मूला है ना, लिख लो आप फॉर्मूला, बस सबको याद रखना है। तो ये है सी, ये था कि वैल्यू है ना, जो वाई का रैंक है उसके नीचे, उसके बाद कितनी वैल्यू जो उससे ज़्यादा है, और डी कितनी वैल्यू जो उससे कम है। तो ये फॉर्मूला था इसका केंडल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और इधर ये जो फॉर्मूला है आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, ये हो गया आपका। दो फॉर्मूला है, अगर ऑल डिफरेंट है तो ये, और कोई भी रिपीट कर रहा है तो ये रिपीटेशन के लिए ये टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करके मुझे आंसर बताइए, फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप मैच कर सको आंसर, है ना। तो नंबर ऑफ कनकॉर्डेंट, वो सी जो लिख रहा है वो कनकॉर्डेंट के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, और डी जो लिख रहा है वो डिसकॉर्डेंट है। तो मेन क्या है ना, इन सब में याद रखने वाला चक्कर है। फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट वो याद रखना पड़ेगा, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ना भूल जाओगे। तो स्पीयरमैन वाला तो 5/6 आ रहा है, 0.833। ठीक है, 5/6 0.83, तभी मैं सॉल्व करूंगा ताकि मैच कर सके। तो स्पीयरमैन वाले में असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज नहीं करते हैं ना, हाँ, उसमें ज़रूरत अगर नहीं है, हाँ, उसमें बस तो आप, 0 आ रहा है। उसमें बस डिफरेंस ऑफ रैंक्स लेना होता है। अगर कर भी देंगे दिक्कत 0 थोड़ी आ है, रहा है। अगर आप अरेंज कर भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर अलग नहीं होगा। सर हम्म, सर इसमें कैंडल टाउ निकालते हुए वाई पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर एक्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं नहीं तो तो वाई खुद रीअरेंज हो जाएगा, वाई को चेंज करना पड़ेगा ना। वाई को मतलब कैसे चेंज करना है फिर? जैसे अब एक्स को असेंडिंग में करोगे, फॉर एग्जांपल 3 को पहले लाओगे ना एक्स में, हाँ जी तो सर। 9 भी पहले आ जाएगा, क्योंकि ओके ये सर। ऑर्डर पेयर है, ये सब ऑर्डर पेयर है। ये ओके ऐसा सर, है, ये ठीक है। एक्स आई वाई आई है एक्चुअली, ये पॉइंट्स। ठीक है सर।
टाउ 2/5। अच्छा 2/5, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए, तो देखो अगर आपने असेंडिंग में अरेंज कर दिया एक्स को तो कोई नुकसान नहीं है ना। ये एक्स और वाई अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो एक्स जैसे है 3 4 1/5 father. 7 8 9। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये है, तो ये आपका एक्स हो गया। तो करस्पॉन्डिंग वाई हो जाएगा 3 के साथ 9 है, 4 के साथ 3 है, 7 के साथ 4 है, 8 के साथ 7 है, 9 के साथ 8 है। तो ये अरेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपने अरेंज कर दिया पहले ही। तो आर एक्स, सो रैंक 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। आर वाई, अब वाई केयरफुली लिखना है आपको क्योंकि वाई ऑर्डर में नहीं है। सबसे छोटा है 3, तो यहाँ 1 होगा। उसके बाद है 4 2 3 4 5। तो वाई में वाई की रैंकिंग होगी, है ना, एक्स में एक्स की रैंकिंग होगी। सो आर एक्स रैंक ऑफ डी आई जो होता था वो होता था डिफरेंस ऑफ रैंक्स। डी आई क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक। तो -4 1 1 1 1। तो डी इन सब का, अब ये डी स्क्वायर का सम चाहिए मुझे, तो मैं डी आई स्क्वायर कर लूँगा। तो 16 1 1 1 1, तो इसका डी स्क्वायर जो हो गया इन सब का सम आ जाएगा। तो ये तो 20 आ गया, है ना, किस आ गया। सो ये 20 हो गया टोटल डी स्क्वायर आपका, या समेसन डी स्क्वायर कह लो, जो हम नोट यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो आपका डी आई हो गया, और हमें ये इसमें चाहिए होता है क्योंकि सारे डिफरेंट है। तो जो स्पीयरमैन रैंक था वो था 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया 1 - 6, चेक कर लीजिए, 20 अपॉन एन मेरा यहाँ 5 है। एन मेरा कितना है, 5 है, 5 डेटा पॉइंट है। तो 5, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, वही एन कॉमन ले दें, स्क्वायर -1 24। तो 6 4 जा 4 5 जा 5 5 कट के 0 आ गया, चेक कीजिए। तो ये हमारा यस सर, 0 आ रहा है। ठीक है ना। अगर अरेंज कर दें नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, स्पीयरमैन वाले में। अब कैंडाल्स में आपको क्या जरूरत पड़ता है, सी और डी का। तो कुछ बुक में एन सी एन डी भी लिखते हैं, वही चीज़। तो सी और डी, है ना। सी का ये है ना बड़ा अजीब सा पूरा नाम है ना, कनकॉर्डेंट। एंड डी है डी कनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट सर। तो मतलब यही है कि आपको क्या करना है अब उसके लिए। ये जो 16 है तो देखना है 16 के आगे कितनी वैल्यू है जो 16 से ज़्यादा है, 0। 16 के आगे कितनी वैल्यू जो 16 से कम है, 4। जब 1 के लिए देखना है। अच्छा, तो अब यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे आप। एक मिनट, सॉरी मैं यहाँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ एक्चुअली ना, मिला दिया टेबल मैंने। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सी हमें किसका लेना होता है, इसके हिसाब से, वाई के रैंक के हिसाब से। हाँ, वाई के ये क्योंकि ये ना मेथड मिक्स हो गया ना, ये तो हमें सिर्फ स्पीयरमैन के लिए चाहिए था। तो ये स्पीयरमैन रैंक में हमें हेल्प करता है बस। और हमें तुम जो सी डी लिख रहे थे तो बेटर दूसरा टेबल बना देता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगा। ये ठीक है, अगर समझ आ रहा है आप लोगों को तो यहाँ मुझे इसके हिसाब से करना है ना। तो यस सर, ठीक। ठीक है ना, 5। तो 5 से आगे देखना है कितनी वैल्यू है जो 5 से ज़्यादा है, एक भी नहीं है। और कितनी वैल्यू है जो 5 से कम है, तो 4 हो गई।
फिर 1 के लिए कितनी वैल्यू जो 1 से ज़्यादा है तो 3, कितनी वैल्यू 1 से कम है तो 0। फिर 2 के लिए कितनी वैल्यू ज़्यादा है उससे ज़्यादा कितने हैं 2 एंड कम कितने हैं 0। फिर 3 के लिए कितने 1 ज़्यादा है कम कितने हैं 0। और 4 के बाद है ना 4 के बाद कोई डेटा ही नहीं था, नहीं लिखेंगे। तो ये सम कर लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी टोटल, है ना। तो ये टोटल आपका सी जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 हो गया और डी यहाँ से आ जाएगा सम हो गया टोटल 4 हो गया। तो जो फॉर्मूला था इसका है ना टाउ, केंडाल्स टाउ का सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो ये आ गया आपके पास 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4। तो 2/10 1/5 चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो मुझे इसके हिसाब से करना है। तो इन दोनों की ज़रूरत है हमें टाउ निकालने में, है ना। बाकी ये कॉमन है, ये तो दोनों मेथड में चाहिए, ये वाली चीज़ आपको दोनों मेथड में चाहिए, ये 4 चीज़ें। बट ये अरेंज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंज कर लेंगे तो ये याद रहेगा आपको कि सब में अरेंज करना है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है हमें, है ना। तो मैंने एक्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको, स्पेशली है ना केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो अगर पहले वाले में एक्सपेरिमेंट में करेंगे तो रैंक एक्स को डेटा को ऑर्डर करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो ठीक है दोनों मेथड में, है ना। पहले आप क्या करो एक्स को अरेंज कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग इफ ऑर्डर पेयर्स हैं, जो एक्स वाई लिखा है वो ऑर्डर पेयर्स हैं, x1 y1 x2 y2 x, तो उसी के हिसाब से साथ में ही रहेंगे वो। 3 9 हमेशा साथ रहेगा, 4 3 हमेशा साथ रहेगा, 7 4 8 7 9 8 ये है। फिर x का रैंक यहाँ आ जाएगा, y का रैंक यहाँ आ गया। और आपको अगर स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए तो आप DI निकालोगे, डिफरेंस ऑफ रैंक्स। नहीं, अगर ये नहीं चाहिए आपको केंडाल्स है ना रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आप उसके लिए y के रैंक को आप देखोगे, उसके हिसाब से C है ना जो क्या है कंकॉर्डेंट एंड D डिसकॉर्डेंट, वो आपको फाइंड करना है। कंकॉर्डेंट का मतलब बस यही है कि इसके आगे जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो रैंक ऑफ y है उसमें देखो कितनी वैल्यू से ज़्यादा है और D में कितनी वैल्यू से कम है, वो करना है, बाद में इनका डिफरेंस लेना है इसी को, है ना। तो ये C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, और आपने देखा यहाँ पे C प्लस डी हमेशा जो होगा वो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल होगा। इनफैक्ट n चूज 2 NC2 के इक्वल होगा। तो इसलिए कुछ लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो NC2 लिखते हैं और C माइनस डी को नाम S रख देते हैं, है ना, मैं बता रहा था। तो वैसा कर देते हैं। S क्या है, इन दोनों के डिफरेंस है, नंबर ऑफ एग्रीमेंट और नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट, ऐसे करके कुछ लोग अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा गया है। तो आपको एक तरीका समझ आना चाहिए, उससे आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका मतलब हमने थ्योरी एटलीस्ट डिस्कस कर लिया इसका। अब बाकी जो क्वेश्चंस रह गए तो मुझे आप भेज देना पहले, जिनके डाउट्स हैं। देखो तो अभी हमने इसके थ्योरी समहाउ थ्योरी हमने कंप्लीट, बहुत डिटेल में तो नहीं किए हैं, बेसिक्स स्पेशली है ना इंट्रोडक्टरी लेवल पे कर लिए हमने कि क्या क्या होता है, डेफिनेशन, फिर थोड़े बहुत रिलेटेड तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कहाँ से आए भी प्रैक्टिस नहीं करें है। तो? एक्चुअली क्वेश्चन गेट में आए भी नहीं है और एग्जाम में तो आते ही नहीं है। अब नेट में देखना, नेट में ऐसा आता होगा कि उसका लेवल ही अलग है। यस सर, वो नेट में भी सर मतलब ढूंढने पे मिल रहे थे क्वेश्चन ना हाँ काफी। जी, सही है। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है इनका? सर मैं अभी ढूंढ मतलब मैं अभी देखी हूँ मैसेज सर। कौन सी मैसेज? आपने कब मैसेज किया था? मैंने पहले मॉर्निंग में देखी थी, अब मैं अभी देख रही हूँ। तो अच्छा अभी क्लास मैं का, क्लास में घुसी हूँ तो सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, अभी वीडियो अपलोड करेंगे तो अभी आप देखना, ठीक है ना। ऐसे सर वो, आपको पहले से बताया था कि आप हाँ पहले एक्चुअली, से बता देना चाहिए हाँ कि हाँ वो अचानक प्लान बना, एक्चुअली मुझे जाना नहीं था, मेरा टिकट कल का है शाम का, लेकिन एक दोस्त जा रहा था तो उसने कहा साथ में चलने को, मैंने कहा ठीक है, तो ये भी जाना है मुझे अब। तो मैं सोचा इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, क्योंकि कल जैम की क्लास हुई तो सोचा आज गीट की ले लेते हैं। तो इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली इस पार्ट की। अब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन पे न्यूमेरिकल्स है ही नहीं मार्केट में, उसकी वजह है ना, तो न्यूमेरिकल्स कब बनते हैं, जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं तो लोग बनाते हैं। तो ये सब वही कुछ बुक्स में आपको देखने पड़ेंगे, और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ भी नहीं रहा है एग्जाम में ना, ये है। तो बस आप इसका बस बेसिक्स जानो, डेफिनेशन, रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देख लो, और जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं नॉन पैरामीट्रिक के, उसी से करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई बुक तो है नहीं जहाँ तो ये प्रॉब्लम्स आप आपको मिले। कौन सी बुक से करा रहे हैं? ये तो मैं जहाँ तहाँ से देख के, गूगल से ऑनलाइन देख के, ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं इसमें सब लिखा हाँ, हो, ऐसा कुछ है नहीं।
क्योंकि एक किंडाल वाले का भी रेंज होता है क्या, मतलब कौन हाँ सा हाँ, इसका लेवल का वही रेंज है, रेंज? -1 से 1 लिखा नहीं मैंने, सेम होगा। हाँ, दोनों का रेंज वही है। सो टाउ का भी रेंज -1 से 1 ही होगा, और इसका रेंज भी -1 से 1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन जनरल आप जानते हैं -1 से 1 में आता है, तो ये -1 से 1 में ही रहेगा दोनों, ठीक है ना। तो ये है, सो केंडाल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर इसके हाँ बाद क्या, हाँ, इसके बाद मल्टीवेरिएट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद मल्टीवेरिएट सर आप क्या पढ़ाएंगे? अभी पहले ये कुछ क्लास लूँगा मैं, अभी घर से मैं क्लास लूँगा, अभी आज क्लास नहीं है, कल, तो आज तो आप लोग हो ही गया, तो कल क्लास होगी, तो कल मैं ये पार्ट पहले कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल, सर एक आधी क्लास डाउट की रख हाँ, तो कल लेते डाउट सर, के रख लेते हैं, इसकी कोई नॉन दिक्कत नहीं। कल बैटरी। क्या है, कल है, सर सैटरडे हाँ है। ठीक, सैटरडे है, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे और संडे तो छठ पूजा है, संडे क्लास तो होगी नहीं, और मंडे फिर देख सकते ओके हैं। सर। तो सैटरडे और मंडे हम डाउट क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल आप डाउट क्लास कर लेते हैं, ठीक है। यस तो अब सर, तक जो भी आज रात टॉपिक, तक मतलब। हाँ, मतलब जो भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं गेट में, जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिए, तो उससे रिलेटेड आप डाउट भेज सकते हैं, हम ट्राई करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें। ओके सर। हाँ, तो ये पार्ट में अगला ये पार्ट कराऊँगा, उसके बाद फिर ये मल्टीवेरिएट कराऊँगा, और उसके बाद फिर ये रिग्रेशन, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे पीवाईक्यू ईयर वाइज, फिर एक है ना, ये बैच 5 चल रहा है ना, तो एक गेट का हम पीवाईक्यू शुरू करेंगे, और बैच 6 के नाम से शुरू करेंगे, उसमें कुछ नए बच्चे और आएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, गेट 2023, गेट 2022, गेट 2021, फिर गेट 2019, 20, 18 है ना, 19 मतलब ये तो गेट के हो गए। फिर 2005 से 2023 तक गेट के जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम हुए थे, गेट मैथमेटिक्स, उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन हर साल आते थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी यस तो। सर। तो वो हम डिस्कस करेंगे, एक बार सिलेबस हो जाएगा सिलेबस, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जो बैच अभी जैम का चल रहा है ना, जो उसी में कंटिन्यूएशन में चलेगा, तो जब जैम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको कंटिन्यूएशन में गेट का पीवाईक्यू शुरू हो जाएगा। तो गेट का वो क्वेश्चन जो जैम के साथ कॉमन है, तो जैम वालों के साथ ही करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है फिर वो हम एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन करेंगे पूरा 100 मार्क्स का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ईयर वाइज, ये है। सर जो मॉक टेस्ट हो रहा है, जैसे उसमें जैम का फुल लेंथ टेस्ट हम्म। मतलब डालते हैं, सर गेट के भी डाल हाँ, सकते हैं गेट का क्या, भी बनेगा, मतलब? हाँ, गेट में भी कुछ आएंगे, भी सिलेबस हो जाएगा ना, तो आपको जनवरी में ओके सर। मिलेगा, हाँ। तो उसमें गेट के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो गेट के प्रॉपर 100 मार्क्स के गेट के पीवाईक्यू जैसा मिलेगा। अभी जैम का चल रहा है, तो जैम का 50 कम से कम अपलोड करेंगे हम लोग, जो जैम के पैटर्न पे फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब फुल लेंथ जो पूरा सिलेबस कवर करता है, लाइक पीवाईक्यू उस तरह से। तो गेट का भी बनाएंगे अभी एंड में, जनवरी में वो उसको अपलोड करेंगे। तो टाइम है, फरवरी में एग्जाम है ना, जनवरी में आप सिर्फ टेस्ट टेस्ट दो, ये है। तो अभी नवंबर हमारे पास 15 दिन है, अच्छा। दिसंबर 1 महीना है, ओके सर। तो नवंबर दिसंबर तक सिलेबस करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। बट जनवरी में क्या है, खूब टेस्ट दो, सारे क्वेश्चंस करो। तो क्लास तो एग्जाम तक चलेगा, अगर कल मान लो एग्जाम है गेट का, तो आज तक क्लास चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो सीखते रहेंगे, वो आपको भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, और कल क्लास होगी, तो कल डाउट क्लास रखते हैं, जो भी डाउट्स आपके हैं, तो हम क्लास कल 9 to 11 में ही डाउट क्लास होगी गेट की, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।